गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम श्रवण कौशल के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने श्रवण कौशल के महत्व के बारे में अध्ययन करवाया। क्या महत्व सुन करके कितना बालक ग्रहण करता है, प्राथमिक स्तर पर भी बतलाया, प्रारंभिक स्तर पर भी बतलाया। श्रेष्ठ श्रोता वही होता है जो वक्ता को ध्यानपूर्वक सुने, अर्थात वह श्रेष्ठ बुद्धि वाला बतलाया कुछ शोध के द्वारा। अब आज आपको हम उद्देश्य बतलाएंगे। पहला जो इसका उद्देश्य है वह है वक्ता को मनोयोग से सुनना। पहला जो उद्देश्य है वह है वक्ता को मनोयोग से सुनना। वक्ता को मनोयोग से सुनना। अब मनोयोग से किस प्रकार सुनते हैं? कोई भी वक्ता हो, वो वक्ता आप वेद पाठी पंडित ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको रामायण सुना रहा हो, भागवत सुना रहे हो या कोई भी और भी अदर धार्मिक पुस्तकें पढ़ा रहा हो, पर जो वक्ता है उसको आप ध्यानपूर्वक सुनना, मन से सुनना। आप उसको मन से सुनोगे तो कितना ग्रहण करोगे, कितना सुन करके उसको अर्थ ग्रहण किया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी शिक्षक है, जो भी कक्षा में आपको पढ़ाता है, जो भी आपको ज्ञान अर्जन करवाते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनना, मन से सुनना, यही इसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। कितना आपने सुना, कितना सुन करके उसको ग्रहण किया, ये श्रेष्ठ श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। दूसरा इसका उद्देश्य वह है सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। मनोयोग से सुन लिया, अब सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। कितना सुना है तो वो कितना ग्रहण किया है। मैंने जैसे आपको भाषा संबंधी आपको बतला दी, भाषा पैतृक होती है, भाषा के आपको भाषा क्या होती है, कहाँ से उत्पत्ति होती है, या भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, ये बतला दिया। उसका महत्व बतला दिया, उसके क्रमबद्धता बतला दी, उसकी तारतम्यता बतला दी, ये सारी चीज़ें आप बतला दी। अब मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपने कितना ग्रहण किया, कहीं ओवर तो नहीं हो गया, या पढ़ाते पढ़ाते आप बोर तो नहीं हो गए, सुनते सुनते आप बोर तो नहीं हो गए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। एक शिक्षक को कौशलों का जब उद्देश्य किया जाता है तो उसी प्रकार से हम बालक को दें, जितना लिमिट दे बालक का। हमें बालक के चेहरे से पता चल जाता है कि आप बालक का पढ़ने का मूड नहीं है। तो हम ये श्रवण कौशल की बात करते हैं, तो श्रवण कौशल में जो भी शिक्षक पढ़ाता है वो बालक के कितने सुन करके उसने ग्रहण किया है, 10%, 5% या 90% या 60%, ये इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आता है कि जो भी शिक्षक ने जो आपको पढ़ाया, जिस टॉपिक पर आपको संभाषण दिया है, जिस टॉपिक के माध्यम को आपको समझाया, उस टॉपिक को आपने कहाँ तक ग्रहण किया है, श्रवण कौशल के उद्देश्य तक आता है। अगला जो इसका उद्देश्य वह है सुनकर भाव का विचार ग्रहण करना। सुनकर भाव का विचार ग्रहण करना। पहले वक्ता को मनोयोग से सुना आपने, सुनकर के उसने ग्रहण कर लिया, कितना भी करा, 5 करा या 90 करा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता। फिर सुनकर के उसका क्या भाव, सुनकर भाव विचार ग्रहण करना कि क्या आपके भाव हुए। कोई धार्मिक चीज़ पर आपको उपदेश दिया गया तो आपके भाव, फीलिंग्स कैसी हुई। किसी शिक्षक ने अगर आपके ऊपर कोई ऐसा मेडिटेशन बतलाया या कोई बाहर से बुलाए हैं आपके अभिभावक या फिर कोई वक्ता बुलाया है जो आपको समझाने के लिए बतलाया है, तो वो उसके आपने के भाव कैसे रहे, आपके विचार क्या है, इस तथ्य को, जैसे हमने APJ अब्दुल कलाम के ऊपर कोई सम्मेलन रखा, संगोष्ठी रखी, अपने अपने विचार व्यक्त किए, तो अब आपने उसमें ग्रहण सुन लिया, सुनकर ग्रहण कर लिया। अब अपने भाव विचार, क्या भाव हैं आपके, क्या विचार हैं इसके, वो बतलाना। सुनना मनोयोग से, फिर ग्रहण करना,
फिर गहन कर कर भाव विचार ग्रहण करना। क्या भाव है, क्या तथ्य है? भाव विचार, भाव का विचार ग्रहण करना। अगला जो है उसमें सुनने के कौशल का विकास करना। उद्देश्य है लास्ट, सुनने के कौशल का विकास करना। सुनने के कौशल का विकास करना कैसे? वक्ता मनोयोग से सुनेगा, ग्रहण करेगा, भाव का विचार ग्रहण कर रहे, क्या भाव है, क्या तथ्य है, क्या मूल रूप से कहना चाहता है और आपने क्या ग्रहण किया उसमें से। तो फिर सुनने के कौशल का, जो आप उनको पढ़ा रहे हो, जो भी टॉपिक आपको उनको समझा रहे हो, उसका विकास करना, अर्थात सुनने की क्षमता उनमें विकसित करना। ये नहीं कि 10 मिनट बैठे फिर नहीं सर हम तो नहीं सड़ेंगे, उनमें सुनने की कैपेसिटी पैदा करना कि नहीं आपको ये चीज़ इतनी इस तरह से आकर्षित करके पढ़ाना चाहिए जो बालक लालायित हो, पता ही नहीं चले कब 1 घंटा बीत गया, कब 2 घंटे बीत गए। कहते हैं ना बहुत सारे जो अपनी इच्छाओं के अनुरूप बालक जिस कार्य को करता है, बालक को पता भी नहीं चला कि मैंने आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है, कितना मनोयोग से करता है। तो मनोयोग पे लगा, मनोयोग से सुनेगा, मनोयोग से ग्रहण करेगा, भाव विचार करेगा, तो सुनने की कौशल का विकास करना, ये इसका लास्ट में उद्देश्य। पहला उद्देश्य वक्ता को मनोयोग से सुनना, दूसरा अर्थ ग्रहण करना, तीसरा हो गया सुनकर भाव का विचार ग्रहण करना, और चौथा सुनने के कौशल का विकास करना। अब श्रवण कौशल को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी आते हैं। ये तो हो गए इसके उद्देश्य। अब प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, जैसे अवधान होता, अवधान बोलते हैं, रुकावट आ जाती है पढ़ते पढ़ते, बालक को पढ़ाई के संबंध में ले लीजिए, कोई और भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, सुन करके आपको कर रहे हैं, उसमें अवधान पैदा होना, रुकावट होना, प्रभावित करना। शोध अध्ययनों का निष्कर्ष है कि श्रवण योग्यता का मूल आधार अवधान ही है। श्रवण योग्यता का मूल आधार अवधान ही है। क्या है? अवधान, अर्थात रुकावट, क्या प्रभावित कर रहे हैं, ये शोधों के द्वारा पता चला है। अवधान पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान, निर्णय की शक्ति, अवधान पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान, निर्णय की शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान, निर्णय की शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति आदि आधारित है, आदि आधारित है। क्या है? श्रवण योग्यता का मूल आधार तो अवधान आपने बता ही दिया, तो अवधान पर ही प्रत्यक्ष जो देखा गया है वो ज्ञान, निर्णय की शक्ति, तर्क शक्ति और विचार शक्ति पर आधारित होता है। निर्णय नहीं ले पाता, तर्क नहीं कर पाता और विचार विमर्श नहीं कर पाता, अर्थात सोच ही नहीं पाता। तो विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण शोर से प्रभावित होता है और ऐसे वातावरण में निर्माण की आवश्यकता है जिससे छात्रों का अवधान प्रभावित ना हो, क्योंकि विद्यालयों में इसमें बहुसंख्यक बालक एकत्रित कर लेते हैं। जैसे रेशो है 30:1 अनुपात बतलाया है, 30 बालकों पर 1 शिक्षक, तो आराम से वो पढ़ाई कर पाता, व्यवधान भी नहीं होता, अवधान ये भी नहीं हो पाता है। तो प्रभावित ये वाले कार्य करते हैं तर्क, ज्ञान और निर्णय शक्ति और विचार शक्ति।
ये प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद श्रवण कौशल के विकास संबंधी कुछ क्रियाएं। श्रवण कौशल के विकास संबंधी क्रियाएं। श्रवण कौशल के विकास संबंधी क्रियाएं। क्या क्या क्रियाएं श्रवण कौशल से संबंधित? संस्कृत छात्रों में श्रवण को विकसित करने के लिए कक्षा में निम्नलिखित क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं। संस्कृत छात्रों को कक्षा में पढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी अर्थात क्रियाएं हम कर सकते हैं, जैसे स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण स्थान का ज्ञान। नंबर 1 है स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण स्थान का ज्ञान। कैसे करवा सकते हैं हम? कक्षा के अंतर्गत स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण स्थान का ज्ञान। संस्कृत शिक्षक को छात्रों के स्वरों एवं व्यंजनों के उच्चारण स्थान का ज्ञान कराना चाहिए ताकि वे इसके शुद्धोच्चारण से अवगत हो सके। जैसे हमने ये क्या लिख दिया और एक लिख दिया ये वाला के, ठीक है। अब बालक इसको हम बोलेंगे और उसको क और क है, तो इसमें तो मिल रहा है क्या? स्वर। तो हम बतलाएंगे ये तो है आधा अर्थात हलंत वाला। हलंत का अर्थ होता है आधा। इसको तो बोलते हैं हम व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। और इसमें ये क में ए पूरा मिल गया तो ये बन गया कह। बन गया ना कह। और ये क्या होगा? क, क्योंकि इसमें ए का ध्वनि नहीं बोल रही है, केवल व्यंजन है। जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो आधे होते हैं, स्वर लग के ही उसको पर लेखन की दृष्टि से हम पूरे इसको ऐसे लिखते हैं के, ख, गे, घे, णे, ऐसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से ऐसे नहीं लिख सकते। लेखन की दृष्टि से हमको पूरा, अगर उनका विश्लेषण करें हम तो विश्लेषण करने से हमें ये रूप मिलता है आधा के प्लस है तो बन गया क्या। तो कक्ष के अंतर्गत संस्कृत शिक्षक का ये दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि वह बालकों को स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण स्थान का ज्ञान कराए। स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन वाले हलंत होते हैं, स्वर 13 होते हैं हमारे, ए, आ, ई, उ, री, ये हो जाते हैं ए आई, ओ और औ। तो उच्चारण की दृष्टि से तो हम जो ये लेखन लिखा है वो गलत है। पहले हम जब संज्ञा प्रत्याहार रूप में हम पढ़ते हैं तो ये आते हैं ऐसे ए, ओ, आई और औ। ए होंगे सूत्र आ जाएगा इसका प्रत्याहार का। तो हम बालकों को उच्चारण बोलना किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, उच्चारण स्थान का हमें ज्ञान होता है। व्यंजन कौन से, स्वर कौन से, किसको किस प्रकार से लिखते हैं, हलंत बंद कैसे आते हैं, उनको हलंतों को आदर क्यों कहा गया है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्वर लगाकर व्यंजन पूरे कैसे दिखलाते हैं। इनका कक्षा अध्यापक को, संस्कृत का जो अध्यापक है उसको इनका क्लासिफिकेशन करना चाहिए, जिससे बालक क्या करे, शुद्ध उच्चारण करना सीख जाए। ये हम संस्कृत के जो शिक्षक हैं वो आराम से बालकों को करवा सकते हैं। अगली जो क्रिया है वह है क्षेत्र विशेष की उच्चारण संबंधी कठिनाइयों का विश्लेषण। क्षेत्र विशेष की
क्षेत्र विशेष की उच्चारण संबंधी कठिनाइयों का विश्लेषण। क्षेत्र विशेष की कठिनाइयों का उच्चारण संबंधी कठिनाइयों का विश्लेषण। क्षेत्रीय भाषा में जो वर्ण बोले जाते हैं, जो उच्चारण किया जाता है, वो कठिनाइयाँ बालक को आती हैं, उनका आप विश्लेषण किस प्रकार से करवाएंगे। छात्रों को शुद्ध बोलना किस प्रकार से अपन सिखा सकते हैं। अर्थात संस्कृत शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो छात्रों को इस बारे में बतलाए। शिक्षक को क्षेत्र विशेष में छात्रों की उच्चारण संबंधी कठिनाइयों का विश्लेषण कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि वे किन वर्ण ध्वनियों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं। जैसे बालक को जो बोलते हैं हम पता चला लेते हैं, बालक बोलते हैं ना, तो शिक्षक का ही दायित्व है वो कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनको वो अशुद्ध बोलते हैं। जैसे बहुत से न को ण बोलते हैं, श को श बोलते हैं और इस स को श बोलते हैं, ये भी तो बोलते हैं। तो ये अशुद्धि हुआ ना, इसको ये और इसको और वो। और श को छ बोलते हैं और छ को छ बोलते हैं, श को इसको भी छ बोलते हैं वो, और इस छ को क्या बोलते हैं, छ। और क को भी ख बोलते हैं। बहुत सी क्षेत्रीय जगह मैंने देखा है क को भी ख बोलते हैं। जैसे हमारा ये आपने सुना होगा, जैसे अपना ये करौली का इलाका है, डांग क्षेत्र का जो इलाका है करौली वाले, वो क नहीं बोलते, वो बोलते कक्षा। अपन बोलते हैं कक्षा, वो बोलते कक्षा। ये क को ख, छ को ख, कक्षा। लिखते तो सही है पर बोलने की उनकी अशुद्धि होती है। तो इन अशुद्धियों का क्षेत्र विशेष की जो उच्चारण संबंधी जो कठिनाइयों का विश्लेषण है, क्योंकि वो नहीं बोल सकते। उनका जो जन्म से लेकर के वो अब तक जो पढ़ने आए हैं, स्कूल के प्रारंभिक अवस्था से उन्होंने विद्या ग्रहण करनी चालू किया है, उससे पहले से ही वो इन चीज़ों का अभ्यस्त हो गए हैं, क्योंकि उनका वातावरण आसपास का जो एरिया है वो वहाँ पर इसी प्रकार से बोला जाता है। तो शिक्षक को उन उच्चारण संबंधी कठिनाइयों का पता लगाते हुए वर्ण और उच्चारण किस प्रकार से वो अशुद्ध बोलते हैं, उनका पता लगाते हुए उनका विश्लेषण करना चाहिए। अर्थात उनको अभ्यास के द्वारा इन चीज़ों को दूर किया जा सकता है। बालकों को अभ्यास कराए, ये न है, ये ण है, ये श है, ये स है, ये स है, ये श छ। तो कक्षा होती है, कक्षा थोड़ी होती है, छ को छ बोलते हैं। तो शिक्षक का ये दायित्व है कि वह इन वर्ण युग्मों का उच्चारण अभ्यास कराए। उच्चारण कराओगे तो आप धीरे धीरे, कठिनाई तो होगी पर धीरे धीरे बालक सीख जाएगा। अगली जो एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं, वह है शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन। शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन। अब शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन किस प्रकार से करें। जैसे बहुत से शिक्षकों का आपने देखा पद पढ़ा रहे हैं पर बोलेंगे कैसे, गद तमेव माता पिता च तमेव बंधु सखा तुम। तो ये भाई तुम लयात्मक ज्ञात्मक जो चीज़ है, पद्यांश है, काव्यांश है, उसको आप गद्य की तरह पढ़ा रहे हो, तो गद्य में और पद में फिर अंतर क्या हुआ। तो शिक्षक का पहला दायित्व होता है कि जो भी वो आदर्श वाचन करे, जिस चीज़ का वो वाचन करे वो शुद्ध रूप से करे। ज्ञात्मक है तो गे में, गद्यात्मक है गद्य में, पद्यात्मक है तो पद में। जैसे तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। छंद, लय, अलंकार, जो भी यति गरि वो विराम है, उसके आधार पर इस शिक्षक को आदर्श वाचन करना चाहिए। उसी हिसाब से उसका अनुकरण कौन करेंगे, बालक करेंगे। तो मूल रूप से इसमें बतलाया, जो क्रियाएं बतलाई है वह है शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन करना। शिक्षक किस प्रकार से आदर्श वाचन करे। संस्कृत शिक्षक गद्य, कथा, नाटक आदि पाठों के शिक्षण में अपने आदर्श वाचन से छात्रों को संयुक्त वर्ण ध्वनियों जैसे छ,
ज्ञ आदि के संयुक्त वर्ण ध्वनियों युक्तों से उच्चारण शुद्ध उच्चारण से अवगत कराकर कर सकता है। यदि आवश्यक है तो ऐसी ध्वनियों और शब्दों का उच्चारण अभ्यास करा सके। वो ही कक्षा गया, मैंने कक्षा बोली ना, छ और ज्ञ। बहुत से बालक क्या करते हैं छोटे, इसको और इसको एक ही, कोई इस छ को तो ये बोल देता है और ज्ञ को छ बोल देता है। तो इनका जो संयुक्त जो ध्वनि है, इन संयुक्त ध्वनियों का शिक्षक को आदर्श रूप में आदर्श बनकर अर्थात आदर्श वाचन करा करके अभ्यास कराना चाहिए और खुद को ये कार्य करना चाहिए। वो जो भी वो गद्यात्मक पढ़ा रहा है या पद्यात्मक पढ़ा रहा है, नाटक और कथा पढ़ा रहे हैं, तो उनको उसी हिसाब से पाठ का वर्णन किया जाना चाहिए। तो इससे भी बालक के जो उच्चारण संबंधी कमी है वो दूर होगी। अगली जो एक्टिविटी है वह है कक्षा में वाचन के लिए अतिरिक्त समय देना। कक्षा में वाचन के लिए अतिरिक्त समय देना। कक्षा में छात्रों को जो आपका स्कूल टाइम है या टाइमिंग है विद्यालय का, जो क्लास लगते हैं उस हिसाब से उसको बालक को कुछ अतिरिक्त समय के लिए वाचन के लिए दिया जाए, जिससे बालक उच्चारण करेंगे, समूह रूप में करेंगे या एक बालक करके बालकों को उच्चारण करवाएगा, शुद्ध उच्चारण करवाएगा या शिक्षक कराएंगे, तो उसमें समय देना बहुत ही जरूरी है। तब बालक अभ्यास के द्वारा अपनी त्रुटियों को शुद्ध कर सकता है। संस्कृत शिक्षक छात्रों को अनुकरण वाचन के लिए अतिरिक्त समय और अवसर देकर अनुकरण वाचन के माध्यम से उसका श्रवण कौशल विकसित कर सकता है। अनुकरण वाचन कहते तो हैं, एक तो इस प्रकार से करा देते हैं जैसे मैंने बोला था, एक अनुकरण वाचन, आप इसको पढ़िए, अनुकरण कीजिए, जैसे शिक्षक ने आदर्श वाचन कर दिया, अब छात्र क्या करेगा, उसका अनुकरण वाचन, जैसे शिक्षक ने पढ़ा उसी प्रकार से आप भी इसका अनुकरण कीजिए। तो इसका अतिरिक्त समय छात्रों को देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बालक अनुकरण करेगा तो वो त्रुटि हैं तो शिक्षक सुनेगा तो उन त्रुटियों का अभ्यास कराएगा। दोबारा से जो भी उसने गलत वर्ड बोले हैं उन शब्दों का पुनः अभ्यास कराना, यह है अतिरिक्त समय देने के लिए वाचन। अगली जो एक्टिविटी है वह है संस्कृत में प्रश्न पूछना। संस्कृत में प्रश्नोत्तर पूछना। ये भी है संस्कृत शिक्षक का दायित्व है कि वो जो भी अपना गद्य पद्य नाटक जो भी पढ़ा रहा है उस पढ़ाए में से वो बालक ने कितना ग्रहण किया, बालक ने सुना या ऊपर से ही निकाल दिया, या बालक का ध्यान है या नहीं। तो शिक्षक का कर्तव्य है कि पढ़ाते हुए बीच में एक तरफ कक्ष के अंतर्गत नज़र भी रखनी चाहिए कि बालक क्या कर रहे हैं, बालक को जो हम पढ़ा रहे हैं बालक क्या उसमें ध्यान दे रहा है, मनोयोग से पढ़ रहा है या बालक का दिमाग कहीं और है। तो बीच में उनको जहाँ पढ़ाते हुए आप उनसे क्वेश्चन पुटअप कीजिए, तो बालक को श्रवण कौशल संबंधी विकास विकसित होगा। कैसे? क्योंकि अगर आप पूछोगे तो बालक अलर्ट रहेगा कि पता नहीं, ये गुरुजी तो, ये मैडम तो बीच में से कभी पूछ लेते हैं, हमें आवाज़ नहीं करनी चाहिए और हमें ध्यानपूर्वक मनोयोग से सुनना चाहिए। तो संस्कृत में प्रश्नोत्तर को पूछना जरूरी है अन्य एक्टिविटी के अंतर्गत। अगला है इसमें संस्कृत में निर्देश देना। संस्कृत में निर्देश देना, किस प्रकार से निर्देश दे सकते हो आप बालक को? ये नहीं कि आप पढ़ा संस्कृत रहे और हिंदी में उनको निर्देश दे। संस्कृत शिक्षा संस्कृत में निर्देश आदि द्वारा छात्रों को संस्कृत सुनने का अवसर प्रदान करता है ताकि उसमें श्रवण कौशल का विकास हो। संस्कृत शिक्षक द्वारा हिंदी में नहीं कि संस्कृत में उनको निर्देश दें, उनको बतलाएं कि आपको इस प्रकार से ये कार्य करना है, तो उनकी जो सुनने की क्षमता है वो विकसित होगी। श्रवण कौशल उनके अंतर्गत विकास प्रदान करेगा, अर्थात श्रवण कौशल को, सुनने की कौशल को उनके अंतर्गत ये डेवलप होगा।
ये नहीं होगा कि आप पढ़ा रहे हो या सुन रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो बालक का ध्यान ही नहीं है, तो ये आपको निर्देश देना चाहिए। किसमें? संस्कृत में। तो उनके अंतर्गत संस्कृत बोलने की क्षमता का विकास होगा, आप संस्कृत में बोलोगे तो। अगली जो एक्टिविटी है वह है संवेगों पर आधारित सामग्री सुनना। संवेगों पर आधारित सामग्री सुनना। संवेगों पर आधारित सामग्री सुनना, जैसे शिक्षक विभिन्न संवेगों जैसे हर्ष, क्रोध, करुणा, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध, करुणा, हास्य, ये हमारे संवेग होते हैं। मैकडूगल ने बनाए ना 14 संवेग, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। तो हर्ष, क्रोध आदि, आश्चर्य आदि पर आधारित सामग्री सुनाकर छात्रों को श्रवण कौशल विकसित कर सकता है। हर्ष का भी विषय होना चाहिए। जब आप पढ़ा रहे होते हो तो हमें हर्ष खुश कब होना चाहिए, ये नहीं कि कोई आदमी मर गया है तो आप उस समय हंस रहे हो ना। तो इन कौशलों को विकसित करने का विकास किया जाना चाहिए। श्रवण कौशल के माध्यम से बालक सुनेगा कि कौन से कौशल को किस प्रकार से, कौन सा संवेग हम किस प्रकार से लाएं। वैसे तो संवेग क्या है, एक ऑटोमेटिक चीज़ है। सब में एक साथ, जैसे जन्म के समय भी किसी ने बतलाया है, उत्तेजना, क्रोध, भय, प्रेम, ये सारी चीज़ें बतलाई हैं। परंतु बहुत से ऐसे बालक होते हैं, उद्दंडी बालक कह लो आप, कि कुछ हो रहा है वो हंस रहे हैं, या करुणा का माहौल है या दुख का माहौल है वहाँ पर। तो उन संवेगों को आधारित सामग्री को सुनना, किस प्रकार से बालक को आप संवेगों पर नियंत्रण करना बताते हो। कि आप हर्ष का, प्रसन्न का माहौल है तो उस समय आप प्रसन्न किस प्रकार से होना चाहिए, आपका होना चाहिए। तो सुनने की आपको ज्ञान विकास होगा इसमें। क्रोध है तो क्रोध आप किस प्रकार से, ये भी नहीं कि दूसरे आदमी को मार दो। करुणा के माहौल में आप करना, हास्य, हंसने का जो टॉपिक आया आपको हंसना चाहिए। आश्चर्यचकित, ये सारे संभोगों की सामग्री को बालक को श्रवण कौशल के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। श्रवण के द्वारा आप बालक में हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, भय, दया, करुणा, इन सारे संवेगों को विकसित कर सकते हो। तो ये हो गए आपके विकास संबंधी क्रियाएं। कुछ और इसमें विकास संबंधी क्रियाएं अभी बाकी हैं। तो हमने आज आपको कौशल के उद्देश्य जो बतलाए थे आपको, वक्ता के द्वारा मनोयोग से सुनना, सुन करके अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करके सुनकर भाव का विचार ग्रहण करना, और श्रवण कौशल संबंधी विकास करना, ये हो आपके उद्देश्य। तो प्रभावित करने वाले अवधान कक्षा में जो शोरगुल का जो वातावरण है, ज्ञान, निर्णय, तर्क, इनका अवधान पैदा किस प्रकार से होता है। उसके बाद आपको बतलाई थी विकास संबंधी कुछ क्रियाएं, जैसे व्यंजनों के उच्चारण स्थान का ज्ञान, फिर क्षेत्र विशेष के उच्चारण संबंधी कठिनाइयों का विश्लेषण, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन, कक्षा में वाचन के लिए अतिरिक्त समय देना, उसके बाद संस्कृत में प्रश्नोत्तर, संस्कृत में निर्देशन, और संवेगों पर आधारित सामग्री सुनना, हर्ष, क्रोध, करुणा और हास्य के द्वारा बालकों को बतलाना किस प्रकार पर, किस समय पर हम किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आज आपको हमने बतलाया। कुछ एक्टिविटी अर्थात श्रवण कौशल संबंधी क्रियाएं अभी बाकी हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।